हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2021 अप्रैल में होना है। डेट अभी तक आई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक महीने की मॉक टेस्ट कैसे दें, कितने दें, कब दें, इसके बारे में थोड़ा बात करूंगा। ठीक है, मे बी ये स्ट्रेटेजी के बाद आप थोड़ा एक्टिवली मॉक को दे पाएँ, क्योंकि एनालाइज थोड़ा अच्छे तरीके से कर पाएँ, और साथ ही साथ सही तरीका आपको पता चले कि मॉक कैसे देने। क्योंकि अभी अगर आपने मॉक बहुत ज़्यादा नहीं दिए हैं तो आप अपनी हैबिट में चेंज करके एक सही तरीका आजमा सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम से 10 दिन पहले बनाऊँ तो मॉक टेस्ट जिस तरह से आप दे रहे हैं हैबिट बनाने में आपको थोड़ी दिक्कत आती है। जो तरीका मैं बताऊंगा अगर आप किसी और पैटर्न में देते हुए आ रहे हैं, बट जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इसे बड़े ध्यान से सुन लेना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी अगर आप बिगनर हैं। जो अगर आप पहले से मुझे 2-3 साल से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो पिछले साल भी आपने देखी थी मॉक टेस्ट कैसे देना है, तो मे बी यू कैन स्किप दिस वीडियो। आपको ऑलरेडी पता है मैं कैसे बताता हूँ। ठीक है, टीयर 1 की अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी पता है तो यू कैन गो विद दैट, जो ऑलरेडी बताई हुई है। बाकी ये वीडियो देख लोगे तो रिवाइज हो जाएगा, वरना यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो अच्छे से समझ लेना। ठीक, और उसके बाद आपका मई में CHSL का एग्जामिनेशन भी आ रहा है। CHSL का एग्जाम पैटर्न भी सेम है, तो उसके लिए भी सेम ही स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते हैं टीयर 1 एग्जामिनेशन देने की, और या फिर एक मॉक टेस्ट देने की। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक पीडीएफ डाली है एसएससी CHSL 2019 स्टेट वाइज वैकेंसी। 10 से 31 तारीख के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है CHSL का। तो स्टेट वाइज वैकेंसीज देख लें, उस हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरें जो आपको लगता है। लास्ट ईयर की कट ऑफ चेक करें कि कितनी किस पोस्ट की कट ऑफ हुई थी, क्या आपको इस बार वो पोस्ट मिल सकती है, आपके होम स्टेट में नहीं मिल सकती, उस हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पोस्ट प्रेफरेंस अपनी डालें। सीजीएल हो चाहे CHSL हो, एग्जाम पैटर्न यही है। रीजनिंग के 25, क्वांट के 25, जनरल अवेयरनेस के 25 और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आने हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 200 नंबर के हैं, तो हर एक क्वेश्चन मेरा 2 नंबर का हो गया। 1 घंटे मिलेगा। ठीक है, सभी को 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, किसी के साथ कोई पक्षपात यहाँ पे नहीं होने वाला। नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर हार्ड शिफ्ट आई तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, इजी शिफ्ट आई तो मार्क्स इतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आप जीके में 10 नंबर लेके आए, चाहे जीके में आप 50 लेके आए, ओवरऑल आपका टोटल स्कोर देखा जाएगा। तो आपका टारगेट यहाँ पे यही होगा कि आप मैक्सिमम स्कोर करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, इसे दिमाग में बिठा लो। कुछ लोगों को लगता है कि क्वांट में अच्छा स्कोर कर देंगे, क्वांट के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, उसके चक्कर में वो जीके के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, और बाद में उनका रिजल्ट बहुत गंदा आता है, हॉरिबल रिजल्ट आता है। सभी एक सेक्शंस के वेटेज बराबर है। हर एक क्वेश्चन चाहे वो आप 10 सेकंड में करें, चाहे आप वो 3 मिनट में करें, उसके लिए आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। गलत कर दोगे तो 0.5 डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक, सबसे पहले तो ये चीज समझ के जाना, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, कि आपके अटेम्प्ट्स मैक्सिमम होने चाहिए, या किसी और कैटेगरी से भी हो। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी इसलिए कहा क्योंकि इसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाएगी। आपके अटेम्प्ट्स मैक्सिमम होना चाहिए। अटेम्प्ट करते टाइम दिमाग में ये मत रखना कि एक्यूरेसी मेरी 100% होनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, अटेम्प्ट ही 60 करके आएंगे एग्जाम में। 60 अटेम्प्ट पे सिलेक्शन होगा क्या यार, आप बताओ। 60 के 60 में से अगर आपने 55 भी सही कर दिए तो वैसे सिलेक्शन नहीं होना आपका, तो सिलेक्शन से वैसे ही खत्म दूर हुआ। पिछले साल की कट ऑफ का ट्रेंड्स देखो, नहीं होगा 60 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन पे करने पे। तो ऑब्वियसली ये समझ के चलना कि आपका जो अटेम्प्ट होना चाहिए टू क्लियर द एग्जामिनेशन टू गेट बेटर, तो 80 प्लस तो आपका जाना चाहिए। ठीक है, 70 अटेम्प्ट पे ऐसे नहीं है टीयर 1 की कट ऑफ क्लियर की जा सकती है, लेकिन कट ऑफ क्लियर करना हमारा मकसद नहीं है। कट ऑफ से कहीं ज्यादा नंबर लेके आना हमारा मकसद है, तभी सिलेक्शन के चांसेस लास्ट तक बनते हैं, वरना सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में जाके आउट हो जाओगे। तो अटेम्प्ट अच्छे रहने चाहिए। अब अटेम्प्ट आता होगा तो ही अच्छे होंगे, नहीं आता होगा तो अच्छे कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अटेम्प्ट बढ़ाने का तरीका, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में डाउट हो तो आपको 100% मार्क करना है, उसे छोड़ना नहीं है। 3 ऑप्शन में डाउट हो, ठीक है, और इसमें लग रहा हो कि एक की प्रायोरिटी ज्यादा, यार ये हो सकता है, तो मैं तो मार्क कर देता था उस केस में भी, क्योंकि ओवरऑल आपको एडवांटेज मिलता ही है 3 को ऑप्शन में भी डाउट होने पे। बट यस यू कैन स्किप डेट, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा इस चीज के लिए, लेकिन अगर 2 ऑप्शन में डाउट है तो आपको 100% अटेम्प्ट करना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है उस क्वेश्चन को। ठीक, अब मैं सेक्शन वाइज चीजों पे आ रहा हूं कि यहाँ पे 4 सेक्शन से कैसे कैसे अटेम्प्ट करें। अब कुछ लोग होते हैं फ्लो में स्टार्ट कर देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आया, फर्स्ट क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक सीधा सीधा जा रहे होते हैं। पता चलता है 80 क्वेश्चन हुए, टाइम अप हो गया, और लास्ट के 20 क्वेश्चन देख ही नहीं पाए। कितने लोगों के साथ हुआ आज तक, कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया आपने, ऐसा होता है ना। अगर मैं बात करूं DSSB एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, उसमें आप सीक्वेंस में ही जाना पड़ता है DSSB में, लेकिन क्योंकि वहां पे एक बार एक सेक्शन छूट गया तो दोबारा उस सेक्शन पे मूव नहीं कर सकते। लेकिन SSC एग्जाम्स में ऐसा नहीं है। आपने शुरुआत करी से रीजनिंग से, आप रीजनिंग के 4 क्वेश्चन करके भी आप क्वांट में जा सकते हो, क्वांट के 4 क्वेश्चन करके भी आप जनरल अवेयरनेस पे, जनरल अवेयरनेस के करके भी इंग्लिश में जा सकते हो। तो यू हैव कंप्लीट फ्रीडम, आप किसी सेक्शन से किसी सेक्शन पे कभी भी मूव कर सकते हो। ठीक है, सारा आपके कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये बाकी एग्जाम्स की तरह नहीं है, कोई सेक्शनल टाइम नहीं है।
किसी भी सेक्शन को अटेम्प्ट करने का। आपके पास टोटल 1 घंटा है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने, जैसे मर्जी करो। एक क्वेश्चन जीके का, एक क्वेश्चन रीजनिंग का, एक क्वेश्चन क्वांट का, जो क्वेश्चन शिफ्ट कर करके जैसा मर्जी आप करना चाहो, आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है, कोई सेक्शन कट ऑफ भी नहीं है। जीके में जितने लाने लाओ, इंग्लिश में जितने लाने लाओ। क्या ये चीज समझ आ गई? तो यू आर फ्री हेयर कि पूरा मैदान आपके पास खाली है, 100 क्वेश्चन से जैसे मर्जी अटेम्प्ट करने हैं। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप शुरुआत कैसे करेंगे एग्जाम की? देखो अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट सिंपल है कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन तब अटेम्प्ट होंगे जब हम सारे के सारे क्वेश्चन 100 के 100 कम से कम देख पाएंगे, जो हमें आता होगा हम पहले सबसे पहले वो अटेम्प्ट कर पाए, तुक्के उक्के की बात। तो शुरुआत करें आप जनरल अवेयरनेस सेक्शन से, ठीक है। ये आप 25 क्वेश्चन है, देखो देखते ही आपको पता चलेगा आता है या नहीं आता, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, मैं कहूंगा ये हो गया आपका 50 नंबर का पेपर, और इसमें 6 मिनट लगेंगे जनरली, आपको 6 से 7 मिनट भी लग सकते हैं रीडिंग स्किल हो तो। इसके अंदर आपके 25 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से हो सकता है कि आप कुछ लोग 10 क्वेश्चन करें, कुछ लोग 12 क्वेश्चन करें, कुछ 15 करें, और कुछ ऐसे भी होंगे जो 20 तक भी कर देंगे रीजनिंग जनरल अवेयरनेस में, कुछ ही होंगे ऐसे। तो देखो इससे थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे। सपोज करो कि आपने जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन एग्जाम में करे, आपने तैयारी अच्छी करी थी, लेकिन मोरल थोड़ा डाउन हो जाएगा, यार इतने ही कम आते हैं मुझे। लेकिन आप मुझे बस एक चीज बताओ कि अगर आप मोरल डाउन के पीछे वहां पे जाओगे, एग्जाम देने जा रहे हो, पूरे साल भर तैयारी करिए, क्या इस चीज के लिए मोरल डाउन हो जाएगा कि कमी क्वेश्चन जीके करे? क्या मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं, क्या मॉक टेस्ट में हर बार आप 20-20 क्वेश्चन कर रहे हैं जीके के? नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज को लेके कि जीके पहले अटेम्प्ट करने से मोरल डाउन होगा, सबसे बेवकूफ वाली स्टेटमेंट है, ठीक है। ये उन लोगों की स्टेटमेंट है जो तैयारी नहीं करते। जो तैयारी करते हैं उनकी स्टेटमेंट नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है यार पूरे साल भर तैयारी करी है, जीके में इतने करके आ रहे हैं हम हमेशा, तो एग्जाम में कौन सा अनएक्सपेक्टेड बहुत कुछ हो जाएगा। हो सकता है एग्जाम में आप ज्यादा करते हो, जितने मॉक टेस्ट में कर रहे हैं अटेम्प्ट उससे ज्यादा करके, राइट। तो जीके में ध्यान रखो इस चीज का। 25 क्वेश्चन है, आप पहले करें बाद में करें, सही तो आपके उतने ही होने हैं। तो मोरल डाउन वाउन नहीं करना अगर कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, पहले जीके से स्टार्ट करेंगे 6 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन। फिर इंग्लिश पे जाओ। अब इंग्लिश का तो ये होता है मैक्सिमम ज्यादातर लोग सारे क्वेश्चन 25 के 25 अटेम्प्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, हम 2-3 ऑप्शन तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं अपने आप ही, बाकी 2 ऑप्शन में एक चूज करना होता है, आता होता तो कर देते हैं, वरना तुक्का लगा देते हैं। यही होता है इंग्लिश में। तो 25 क्वेश्चन है। अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2017 तक पूछते थे, अब तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं आता इंग्लिश में। तो अगर मैं बात करूं, ये 25 क्वेश्चन करने में मैं 10 मिनट के अंदर आप सारे के सारे क्वेश्चन बड़े आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। बड़े आराम से कह रहा हूं मैं 10 मिनट में। तो 16 मिनट अगर मैं दोनों सेक्शन को दे दूं, तो ये 16 मिनट के अंदर जब मेरे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, चाहे कितने भी मैं सही करूं, लेकिन एक मोरल बन जाएगा कि हाँ आधा पेपर मैंने 16 मिनट में सोल्व कर दिया। ये वही सेक्शन है, अगर कम टाइम की वजह से इसके क्वेश्चन छूटते हैं तो बहुत दुख होता है, क्योंकि हम रीड ही नहीं कर पाते और ये बहुत जल्दी जल्दी करने वाले सवाल होते हैं। सबसे पहले जीके और इंग्लिश आपको निपटाना है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कुछ इशू आ रहा है कि भैया मेरा मोरल डाउन हो जाता है पहले जीके करने से, तो पहले आप इंग्लिश कर लो फिर जीके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो शिफ्ट कर सकते हैं, पहले इंग्लिश कर लिया फिर जीके कर लिया, या फिर जीके इंग्लिश से, कैसे भी। अगर मैं उसके बाद बात करता हूं, उसके बाद मेरे हिसाब से आपको उठाना चाहिए रीजनिंग सेक्शन, और उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब रीजनिंग में यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं चैप्टर वाइज वेटेज भी दिखा दूंगा आपको, पहले भी दिखाई है मैंने। रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें फ्री के नंबर मिलने ही मिलने हैं आपको, जैसे मिरर इमेज, हर कोई उसका आंसर सही कर देगा, और वो क्वेश्चन देखते ही आप आंसर मार्क कर देते हो, यार इसकी मिरर इमेज ही है। फिगर एम्बेडेड फिगर वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, देखते ही आप आंसर कर देते हो 4 ऑप्शन में से, यार ये आंसर होगा। पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, ये फ्री के नंबर है या नहीं है, ठीक है ना। उसको आपने मेहनत करी सीखने के लिए, और एग्जाम में भी देखते ही आप उनका आंसर मारते हो। तो रीजनिंग में 25 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही होंगे जिसके लिए आपको देखना तक नहीं है, सोचना तक नहीं है। क्वेश्चन उठाया, आंसर करा, आगे बढ़ते चले जाएंगे कुछ ही सेकंड्स में। 10 क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, ये 4 मिनट में आपके आराम से हो जाएंगे रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, ये वाले जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इमेजेस वाले जो जितने आते हैं, इसमें एक काउंटिंग फिगर वाला थोड़ा टाइम लगा सकता है, काउंटिंग फिगर वाला जो क्वेश्चन आता है वो 1 मिनट ले सकता है। बाकी क्वेश्चन आपके इमेजेस वाले जितने भी हैं, या और इसके आसपास के बहुत इजी वाले टाइप है, एनालॉजी वाले क्वेश्चन हो गए, वो बहुत कम टाइम में आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होंगे, जो सही भी होंगे, जो आप कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी होंगे बहुत ज्यादा एनालॉजी के, या फिर बहुत ही कम टाइम में हो जाएंगे। रीजनिंग के 25 में से अगर मैं 15 क्वेश्चन को फिल्टर करूं, 15 से 18 क्वेश्चन को फिल्टर करूं, तो ये वो क्वेश्चन होंगे 15 से 18 क्वेश्चन जो आप 10 मिनट में सभी लोग कर लेते हैं। 10 मिनट मैक्सिमम कह रहा हूं 18 क्वेश्चन की। अब बचे हुए जो 7 क्वेश्चन है वही मैक्सिमम टाइम लेने वाले हैं। उसमें 7 क्वेश्चन में क्या होंगे, हमारे पास सीरीज वाले क्वेश्चन होंगे, मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग भी बड़ी आसानी से पता चल जाता है, इजी पूछता है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं पूछते कोडिंग डिकोडिंग एसएससी में भी, बट स्टिल चलो एक आधा कोडिंग डिकोडिंग में भी आप फंस सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ कि 18 क्वेश्चन आप 10 से 12 मिनट में कर लेंगे। मैं रीजनिंग में अगर 15 मिनट दे दूं, तो 15 मिनट में आप 20 से 22 क्वेश्चन तक, 20 क्वेश्चन तो डेफिनेटली कर ही लेंगे, 20 से 22 क्वेश्चन तक रीजनिंग में जा सकते हैं। बाकी 3 से 4 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे।
तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने 4 क्वेश्चन रीजनिंग के, मैं ये सोच के चला कि 3 से 5 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग के लास्ट के लिए मैं छोड़ूंगा, बाकी क्वेश्चन तो मुझे करनी है। पेपर इजी होगा तो 25 के 25 ही कर देंगे आप एक बार के में, ठीक है। अगर पेपर थोड़ा अच्छे लेवल के सीरीज वाले क्वेश्चन पूछे या मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन पूछे तो उस केस में आपके 3 से 5 क्वेश्चन छूटेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आपके पास टाइम अभी पूरा है, 15 मिनट यहाँ आ गई, 16 मिनट यहाँ आ गई, 31 मिनट लगभग आपकी जाएगी। ये परसेंट टू परसेंट टाइम चेंज हो सकता है रीजनिंग का, जो मैं 15 मिनट कह रहा हूँ, किसी का 16-17 मिनट भी लग सकता है इस काम में, किसी का यहाँ पे 14 मिनट या 13 मिनट भी लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे लगभग मोर और लेस आपका 30 मिनट बचा होगा, 29-30, जब आपके पास सिर्फ क्वांट के अभी 25 क्वेश्चन बचे हुए और 3 से 5 क्वेश्चन जो रीजनिंग के छोड़े हैं वो बचे हुए। अब इन 25-30 मिनट को देखिए बहुत ज्यादा खुश नहीं होना कि 30 मिनट है बड़े आराम से अब तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करना है, नहीं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपके आएंगे डीआई के। किसके आएंगे 4 क्वेश्चन? डीआई के। जो डीआई के 4 क्वेश्चन आने हैं, अभी तो पैटर्न ये चल रहा है कि चारों डिफरेंट डीआई पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो 4 डीआई के क्वेश्चन है वो सेम ही एक ही डीआई पे आ जाए। अगर एक ही डीआई पे आ रहे हैं तो आप एक काम करना, डीआई के क्वेश्चन लास्ट के लिए छोड़ देना, ठीक है। लास्ट में चारों क्वेश्चन डीआई के एक साथ अटेम्प्ट कर लेना, पहले गो थ्रू करो बाकी के 21 क्वेश्चन को। अब उन 21 क्वेश्चन में जैसे अलजेब्रा है उसके इजी क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री है बहुत आसान, इनसे कर सकते हो अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है। आप वैल्यू पुटिंग पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये स्कोरिंग होते हैं, कम टाइम में आपके सोल्व हो जाते हैं। फिर आप वन लाइनर जैसे आप गो थ्रू कर रहे हैं तो एक लाइन का क्वेश्चन है या 2 लाइन का मैक्सिमम क्वेश्चन है जो पढ़ने में कम टाइम लग रहा है, उसे जल्दी जल्दी सोल्व करते चले। कोई क्वेश्चन आपको वैसे ही दिख रहा है 3-4 लाइन का है, ठीक है। कई बार प्रॉफिट एंड लॉस कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देंगे 4 लाइन का, अब वो पढ़ने में ही टाइम लगा दोगे 1 मिनट तो सोल्व कब करोगे, तो उसे लास्ट के लिए छोड़ दिया। वन लाइनर क्वेश्चन है वो एक बार की मैं पढ़ा, आता होगा तो करो, वरना लग रहा है मुश्किल है तो लास्ट में छोड़ दो। अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछिए, वन लाइनर है CISI का भी और बहुत मुश्किल लग रहा है वो लास्ट के लिए छोड़ दिया आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड करने हैं छोटे वाले जो छोटे छोटे से एक बार के में दिख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ उससे मैंने कर रखा है मैं कर लूंगा तो सोल्व करो, वरना आगे बढ़ जाओ। लंबा 3 लाइन का क्वेश्चन है या फिर ऐसा क्वेश्चन है कि समझ नहीं आ रहा देखते कि कैसे करना है, उसमें आगे बढ़ना है। तो कम से कम आपको यहाँ पे गो थ्रू करना ही है पेपर को। 25 क्वेश्चन है, 25 में से 21 क्वेश्चन इस तरह के 4 क्वेश्चन डीआई के। डीआई के 4 क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट करके रखें कौन से हैं, और बाकी अगर मैं बात करूं 21 क्वेश्चन को आप में अटेम्प्ट करना है जो इजी लगे या फिर जो वन लाइनर हो, और उसमें से अगर आपने तैयारी ठीक ठाक करी है तो 15 से 16 क्वेश्चन आप वन गो में कर लोगे, 15 क्वेश्चन तक भी आप वन गो में कर लोगे अगर मॉडरेट पेपर है। अगर डिफिकल्ट पेपर आपका आ गया तो उस केस में ये 15 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 12-13 तक चला जाएगा, ठीक है। इन 21 में से डीआई को भी मैंने छोड़ रखा है। और अगर आपका इजी पेपर आ गया तो हो सकता है 21 में से आप 19 तक कर लो, 1-2 क्वेश्चन इजी पेपर में भी आप लास्ट के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम इतना कर लें, ठीक है। और ये जो हमारे 21 क्वेश्चन है ये गो थ्रू करने में जो हमारा टाइम लगेगा मोर और लेस, ये हमारा लगेगा 14 से 15 मिनट। 15 मिनट मान के चलो, 15 मिनट लग जाएंगे इसमें। अब इसके बाद आपके पास 10 से 15 मिनट बचेंगे। अब ये 10 से 15 मिनट जो मैं लास्ट में बचा रहा हूं, ये कुछ लोगों के पास बचेंगे, कुछ लोगों के पास 5 मिनट ही बच रहे होंगे। उसमें आपको क्या करना है, डीआई के जो 4 क्वेश्चन है पहले वो अटेम्प्ट करने हैं। डीआई के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते, ठीक है। आप सभी लोग आंसर निकाल लेंगे। डीआई में किसी को टाइम ज्यादा लग सकता है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको डीआई देखने के बाद यही ना पता चले कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। डीआई के क्वेश्चन का सोल्यूशन सबको पता होता है, ठीक है, बट ये होता है कि थोड़ा कैलकुलेशन पूछ लिया, एडिशन ज्यादा पूछ लिया रोज में, तो फिर डीआई के आपको ये 4 क्वेश्चन निपटाने, तो वही आपके जो सवाल 14-15 थे आप यहाँ पे 15-20 के आसपास पहुंच जाएंगे। 4-5 अब आपके पास लास्ट में हो सकता है 5 से 6 मिनट आपके पास बचे, और इसके अंदर आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन क्वांट के बच जाएं और आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन या 3 से 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के बच जाएं। तो अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। अब ये कुछ लोगों के तो पूरे हो जाएंगे जिनकी तैयारी अच्छी है, वो यहाँ पे क्वांट के सारे निपटा चुके होंगे और रीजनिंग के 3-4 क्वेश्चन बचेंगे, 5-6 मिनट बचेगी, वो रीजनिंग का कर लेंगे, उनका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। कुछ लोगों को अब यहाँ पे चॉइस मिलेगी कि यहाँ पे यार या तो ये 3-4 करने हैं या 3-4 करने हैं। अब इनमें से आप देखना कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अगर आपको ऐसा लगता है इन 3-4 क्वेश्चन में कि हाँ मैं इसमें 2 या 3 मिनट खपाऊंगा तो एक क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा, तो आप क्वांट के साथ चले जाना। अदरवाइज आपको लगता है कि यार क्वांट का जो टॉपिक मैं छेड़ रहा हूँ यहाँ पे इसका मैंने ये पढ़ा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो आप रीजनिंग की तरफ शिफ्ट कर जाना, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल बी गिविंग द एग्जामिनेशन। एग्जाम में कई बार ऐसा भी होता है कि रॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, चारों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, आपने आंसर निकाला तो उसे स्किप कर देना। किसी भी क्वेश्चन को क्वांट के 2 बार से ज्यादा ट्राई मत करना। 2 बार से ज्यादा ट्राई करने का मतलब आपने क्वेश्चन सोल्व करा, इजी लगा, आपको आता था, आपने आंसर निकाल लिया उसका, ठीक है। अब आपका चारों ऑप्शन से आंसर मैच नहीं करा तो आपने दोबारा देखा कहीं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। दूसरी बार देख लिया, कभी भी तीसरी बार एक क्वेश्चन पे आपको नहीं जाना है, तीसरी बार से ट्राई नहीं करना, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे काम करता है, एक गलती जो हम एक बार करते हैं वो बार बार करते रहते हैं, ठीक है। जो मिस्टेक आपकी यहाँ पे हो रही होगी
वो सेकंड बार की में, थर्ड बार की में वो बार बार रिपीट होती रहेगी। और कई बार ऐसा भी होता है एसएससी में हमने देखा है कि ऑप्शन चारों ही गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब तो पहले तो बहुत ज्यादा होते थे इस तरह के क्वेश्चन, अब तो पेपर थोड़ा सही तरीके से बनाया जाता है तो इतनी मिस्टेक्स नहीं होती। बट यस, ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन ही गलत हो। ठीक है, तो 2 बार से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन पे नहीं अटकना। लास्ट में अगर टाइम बच गया तो जरूर देख लेना, लेकिन फिलहाल के लिए जब अटेम्प्ट कर रहे हैं, अटेम्प्ट करते टाइम 2 बार से ज्यादा किसी क्वेश्चन पे आपको स्टक नहीं होना है। ठीक है, दिमाग में क्लॉक चलती रहनी चाहिए, यार टाइम इतना हो रहा है। ठीक है, आपकी नजर सबकॉन्शियसली टाइम पे जानी चाहिए, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम बचा हुआ है पेपर के अंदर। ठीक है, और कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देना। कॉन्फिडेंस इज द की, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, पहले ही कॉन्फिडेंस डाउन कर दोगे तो जो इजी क्वेश्चन आपको पहले से आता होगा, एग्जाम में हाथ कांपने लगेंगे, दिमाग काम करना बंद कर जाएगा, वो भी नहीं होगा। ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, और वो कॉन्फिडेंस कैसा आएगा, जितने ज्यादा आप मॉक्स लगाएंगे। तो मॉक्स लगाना अभी से स्टार्ट करें, 1 महीना आपके पास है, 1 महीने के अंदर मैक्सिमम आपको मॉक्स देने। अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो आप डेली बेसिस पे 1, और अभी थोड़े 1 हफ्ते के बाद आप 2-2 मॉक भी डेली बेसिस पे दे सकते हैं, अगर सब कुछ आपने पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया है। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, जब आप मॉक दे रहे होते हैं, एक आपने किसी टेस्ट सीरीज का मॉक दिया और एक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का मॉक दिया। एक टेस्ट सीरीज का, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, क्योंकि आपको ट्रैक रखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो लेटेस्ट के एसएससी एग्जाम्स के पेपर हुए हैं, एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2, अगर मैथ्स का आपको मॉक देना है, टीयर 2 के क्वेश्चन सोल्व करो, 2020 टीयर 2 सॉरी, उसके बाद 2019 टीयर 2 के भी दे सकते हो यार। सीजीएल 2020 टीयर 1 के क्वेश्चंस मैथ्स के बहुत अच्छे थे, मैंने सॉल्यूशन भी कराया यूट्यूब पे काफी चैप्टर्स का, तो वो आप सोल्व करें बैठ के खुद से। ठीक है, उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। या फिर अगर मैं बात करूं और एसएससी सीएचएसएल 2020, सीजीएल 2020 टीयर 1, सीएचएसएल 2019 टीयर 1, सीजीएल 2019 टीयर 1, अभी सिलेक्शन पोस्ट के आंसर की जब तक आ जाएगी आपकी, ठीक है, सीजीएल के एग्जाम से पहले, तो अगर टाइम मिल गया तो उसके एज अ मॉक देके देख लेना पेपर, उसकी कंपाइलेशन में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा सिलेक्शन पोस्ट की जैसे ही आएगी आंसर की। या फिर आपका भी एमटीएस का एग्जाम हुआ था, मैथ्स प्रैक्टिस करनी है, एमटीएस की टॉप 10 शिफ्ट, ये सारी टॉप 10 शिफ्ट टेलीग्राम चैनल पर डाली गई है, जो मॉक फॉर्म में है, जो मैथ्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ्स की टॉप 10 शिफ्ट डाली हुई है, बाकी ओवरऑल तो सारे 2020 के सारे पेपर्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसे मॉक फॉर्म में आप दे सके, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही छोटी छोटी चीजें। ठीक है, जब आप मॉक दें तो ये मान के चलें आपको 30 मिनट एग्जाम में नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी 55 मिनट। ठीक है, बीच में बायोमेट्रिक करा लेते हैं, उसमें भी टाइम वेस्ट होगा आपका, फिर आपको एग्जाम में चिड़ मचेगी, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा वैसे ही टीयर में लगता है, और उसमें बीच में बायोमेट्रिक कराए तो आपको लगता है यार अब तो पेपर ही बेकार हो जाएगा, टाइम भी बहुत कम हो गया मेरे पास। लेकिन बायोमेट्रिक पिछले साल बीच में कराया था, इस बार भी हो सकता है बीच में कराए, तो आप ये मान के चलें आपके पास 60 मिनट नहीं है एग्जाम में, एग्जाम में आपको 55 मिनट मिलेगी। और जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई इस तरीके से जाओगे तो लास्ट में जो 5 मिनट आपके जो वेस्ट हो रहे हैं, या 5 जो क्वेश्चन छूटेंगे, वो क्वेश्चन छूटेंगे जो मुश्किल क्वेश्चन है, जो आपको नहीं आते। ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे जो आपका आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शेड्यूल 60 मिनट का बताया, बट एक्चुअली एग्जाम में आपको 55 से 58 मिनट के बीच में मिलेंगे, 2 से 5 मिनट आपके वेस्ट हो जाएंगे बाकी चीजों के अंदर। ठीक, और जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ये भी मत करें, बिल्कुल एक अच्छी जगह पे बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मॉक टेस्ट आप कोशिश करें अपने लैपटॉप में दें या डेस्कटॉप पे दें, मोबाइल में मॉक टेस्ट का ज्यादा फायदा नहीं है फिलहाल। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कभी कभी क्विज़ दे ली, वो बात अलग है, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप लैपटॉप में मॉक टेस्ट दें, या डेस्कटॉप पे जैसा वहाँ पे मोबाइल में वर्जन मिलेगा उस पर जैसा एग्जाम में होता है वैसे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बनाए, अलग अलग डायरेक्शन में दें, अलग अलग कंडीशनिंग में दें। ठीक है, कई बार ऐसा भी होना चाहिए, घर पे तो हम दे लेते हैं बिल्कुल साउंड प्रूफ में, मौके बिल्कुल किसी की भी आवाज नहीं आ रही और हम बिल्कुल फोकस के साथ मॉक दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम सेंटर में ऐसा नहीं होगा। एग्जाम सेंटर में हो सकता है आपको वहाँ पे थोड़ी थोड़ी आवाजें आ रही हो, ठीक है, पंखे के घूमने की आवाज आ रही है, या कुछ और चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, तो थोड़ा इंटरप्शन हो सकता है। तो यू मस्ट बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ इंटरप्शन, कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं मॉक टेस्ट से रिलेटेड जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। बाकी एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1 की कट ऑफ आप देख सकते हैं कि ये कट ऑफ गई थी, अनरिजर्व कैटेगरी की इतनी, बाकी कैटेगरीज की इतनी इतनी। ठीक है, इसके पेपर्स भी अवेलेबल है, और कट ऑफ से टारगेट यही होना चाहिए आपका जो भी कैटेगरी है कि 15 से 20 नंबर हम ज्यादा लेके जाएं टीयर 1 में, जिससे ये हमारे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बने। 3 सेक्शन आपके सबसे ज्यादा जरूरी होंगे इस टाइम पे, जो आप फोकस करोगे वो होगा इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। ठीक है, अगर आप रीजनिंग पहले कर चुके हो और काफी टाइम से अछूते हो रीजनिंग से, ठीक है, बहुत पहले कर लिए, तो अभी ये टाइम है कि आप रीजनिंग पे दोबारा से अपना फोकस बढ़ा लो, क्योंकि वेटेज इसकी पूरी है। अभी रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत टाइम से आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी, ये टाइम है कि आप रीजनिंग और क्वांट की मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये वो 2 सेक्शन है जिसमें आपका मैक्सिमम टाइम लगने वाला है एग्जाम में। ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन है, यहीं पे आप क्वेश्चन में फंसोगे, तो इस टाइम पे प्रैक्टिस आपकी क्वांट की और रीजनिंग की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और रीजनिंग में भी खासतौर पर उन टॉपिक्स की सीरीज, मिसिंग टर्म जिसमें मार्क्स कटते हैं,
जो हम लॉजिक नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा लॉजिक आपका डेवलप होता रहेगा और उतने कम टाइम में एग्जाम में आप लॉजिक को आइडेंटिफाई कर पाओगे क्वेश्चंस की। और प्रीवियस ईयर के आप सारे करके जाओगे तो आप देखेंगे एग्जाम में मैक्सिमम वो जो लॉजिक पहले पूछा जा चुका है और एग्जाम से रीजनिंग में वैसा ही कुछ लॉजिक आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के ज्यादातर लॉजिक रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप अभी लेटेस्ट के जो भी एग्जाम्स हुए एसएससी के उनके रीजनिंग के सीरीज वगैरह के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो रीजनिंग और क्वांट में मैक्सिमम फोकस करना है। इंग्लिश का आप ऑलरेडी जो कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहे, बाकी बुक से वोकैबुलरी वगैरह का रिवीजन करें। ये इन तीनों सेक्शन ये आपके हाथ में है। इसमें 150 नंबर का है, इसमें टारगेट करना होता है हमें मैक्सिमम लेके आए 130, 35, 140। ये इन तीन सेक्शन का टारगेट होता है कि इतना तो हम इसमें ही कर जाए इसी तरीके से। और बाकी जीके के जो नंबर होते हैं ये आपकी रैंक बनाता है। सिलेक्शन आपको दिलाएगा इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट, और जीके बनाता है आपकी रैंक। तो ऐसा ना करें इस टाइम पे कि जीके में आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ रखा या कोई पर्टिकुलर जैसे ज्योग्राफी नहीं पढ़ रखा, अभी तक हाथ ही नहीं लगाया ज्योग्राफी हिस्ट्री के, और अब आप किताब खोल के बैठ गए कि हाँ अब मैं ज्योग्राफी पूरी करूंगा, अब मैं हिस्ट्री पूरी करूंगा या मैं पॉलिटी पूरी करूंगा। इतना टाइम नहीं रहा अब आपके पास, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये तीन सेक्शंस हैं, इन पे अपनी कमांड पूरी बना के चलें। जो मेन जीके की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सारा कवर कर ले, बस पूरा सेक्शन उठा के बिल्कुल बेसिक से पढ़ने बिल्कुल भी ना बैठे इस टाइम पे जीके को। अच्छा, पिछले साल जो पेपर हुआ था 21 शिफ्ट में, तो यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ ये पूरी की पूरी। ठीक है, जो 21 शिफ्ट में पेपर हुआ था आप देखेंगे यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो कट ऑफ थी इतनी, तो रो स्कोर कोई बंदा इतना कर रहा था ना इस पर्टिकुलर शिफ्ट में, उसकी कट ऑफ क्लियर हो रही थी। इस शिफ्ट में इतना रो स्कोर कर रहा था, नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ क्लियर हो रही थी, इतना कर रहा था नॉर्मलाइजेशन में कट ऑफ क्लियर हो रही थी। तो ये इतना रो स्कोर आपको लाना है इस शिफ्ट में। तो इन शिफ्ट की अगर आप मॉक दे रहे हैं, ठीक है, किसी मॉक टेस्ट सीरीज को फॉलो करके दे रहे हैं, तो भी आप इस चीज का ध्यान रखें। तो जो कट ऑफ को क्लियर करने के लिए मार्क्स थे वो इतने थे। अब बाकी एक चीज मैंने कहा कि यहाँ पे 15 से 20 नंबर आपको ज्यादा लाने हैं। मान लो आपने दिया 24 अगर शिफ्ट 1 का पेपर, तो 121 है, 15 से 20 नंबर ऊपर लाने का मतलब है कि आप 140 नंबर अगर शिफ्ट में कर पा रहे हैं तो मतलब आप कट ऑफ तो आराम से क्लियर कर ही लेंगे, आपके पास एज भी मिलेगा थोड़े मार्क्स का। ठीक है, हो सकता है कि जितना यहाँ पे 15 में 140 ला रहे हैं, एग्जाम में सेम शिफ्ट अगर मैं आपको दे दूं आप 140 ना ला पाए, उस टाइम पे आप 135 ही ला पाए। उसके पीछे रीजन ये होता है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने देखे होते हैं, अभी सोल्व करेंगे, आपने पहले सोल्व करा हुआ है क्वेश्चन, तो बड़े कम टाइम में आप कर ही लेंगे, उसका आंसर बता ही देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा इशू रहता है। और साथ ही साथ अभी आप मॉक एग्जाम टाइम में प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, कहीं पर उसकी वजह से भी हम एक दो क्वेश्चन ज्यादा गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करें। ये पूरी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली है, मॉक टेस्ट की फॉर्म में पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, एज अ मॉक टेस्ट अगर आप उसे ऑफलाइन मोड में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बाकी अगर कहीं मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है जहाँ पे प्रीवियस ईयर के अवेलेबल है क्वेश्चन, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक दे सकते हैं। साथ ही साथ जो नए मॉक्स हैं वो भी मॉक टेस्ट सीरीज कम से कम 2 यूज करें एक साथ। ठीक है, किसी भी एक प्लेटफॉर्म की मॉक टेस्ट सीरीज पे स्टक ना हो। ठीक है, अब तो काफी सारी फ्री मॉक टेस्ट जो जितने आपको मिल रहे हैं वो सबसे बेस्ट रहते हैं, क्योंकि फ्री मॉक टेस्ट क्या होता है उसमें लोग जो अटेंड करते हैं मॉक को वो ज्यादा होते हैं, तो आपको एनालिसिस थोड़ा बेटर मिल जाता है कि बाकी लोगों के कंपेरिजन में आप कैसा कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग मॉक टेस्ट सीरीज आप ट्राई करें, जिनके फ्री मॉक्स तो एटलीस्ट सभी के दे लें, और उसके बाद कुछ 2 सीरीज के 2 मॉक टेस्ट के प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट आप अपने पास ऑप्ट करके रखें, जिन्हें आप लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको बेहतर लगे। बाकी जीके वेटेज वगैरह हमारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो मैंने स्टार्ट करा, जीके की प्राइमरीली बात नहीं करते हम, प्राइमरीली बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। हमने स्टार्ट करा, मान लो अब क्या हुआ, ज्योमेट्री पढ़ के नहीं गए, ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चन आने हैं, स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री के आ गए, आपका दिमाग घूम जाएगा भैया कि यार मैंने जो पढ़ा था उसमें से तो कुछ भी नहीं आ रहा, मैंने तो यार ज्योमेट्री नहीं पढ़ी, तो सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, एक पैटर्न फिक्स है, उस पर क्वेश्चन बना रहे हैं। तो अगर स्टार्टिंग में 4 आ गए ज्योमेट्री के, तो आप याद रखोगे ट्रिग्नोमेट्री के 3 आने बाकी हैं, अलजेब्रा के 3 आने बाकी हैं, मेंसुरेशन का 1 आना बाकी है, सिंप्लीफिकेशन का 1, डीआई का 4, नंबर सिस्टम, ये सारे आने बाकी हैं अभी। ठीक है, बिल्कुल भी मोरल डाउन मत करना अपना अगर स्टार्टिंग में आपको कोई ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए जो आपको नहीं पढ़े, क्योंकि ऐसे चैप्टर्स भी आने वाले हैं जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ठीक है, उन चैप्टर्स के भी क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन आने हैं, तो ये आएंगे। ठीक है, अच्छा बाकी अगर मैं बात करूँ हाइट एंड डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप टियर 1 के लिए छोड़ सकते हो, सीजीएल में क्वेश्चन काफी टाइम से इस पे नहीं पूछा गया है। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूँ मिक्सचर हो गया आपका टॉपिक, एक आधा क्वेश्चन आता है मिक्सचर का, वो ज्यादा नहीं पूछते, बहुत हाई लेवल पे मिक्सचर ना पढ़े टियर 1 के लिए। ठीक है, पार्टनरशिप का 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते, टॉपिक भी छोटा सा है, तो वेटेज को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करें। जैसे CISI हो गया, टाइम नहीं है अभी आपके पास, 1 क्वेश्चन आना है, इसके लेंथी भी आते हैं, इसे छोड़ सकते हैं तैयारी के दौरान। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ रहे हैं ना मैथ का, तो इसका मतलब आप यहाँ पे जो CISI का एक क्वेश्चन एवरेज में 1 से 2 मिनट आपके लिए जाता है, ये 2 मिनट भी तो बच रही है ना,
इस 2 मिनट में आप हो सकता है रीजनिंग का एक नया क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें या फिर किसी और चीज का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। तो अगर आप एक टॉपिक छोड़ रहे हैं तो उसका टाइम भी बच रहा है आपके पास, दैट विल हेल्प यू इन अदर सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे गेम नॉलेज के साथ साथ टाइम का भी है, तो टाइम आपको वो कवर करना पड़ेगा ना। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखें। बाकी ये वेटेज का ध्यान रखें, किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे रीजनिंग में मैं दिखाऊंगा आपको, ये लास्ट के जो ये टॉपिक्स हैं, ये लास्ट के 12 से लेके 21 तक, ठीक है, ये बहुत आसान टॉपिक्स है, मतलब ये फ्री के नंबर मिलने हैं आपको इनमें। और उसके बाद जो मेहनत है या जो आपकी प्रैक्टिस है मैक्सिमम ये स्टार्टिंग के टॉपिक्स में लगेगी। ये पीडीएफ भी मैंने चैप्टर वाइज आपको टेलीग्राम चैनल पे डाली है सीजीएल की, ठीक है, और सीजीएल की इंग्लिश की भी मैंने चैप्टर वाइज पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दी थी, जीके की भी डाल दी थी, और मैथ्स के भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे 2020 टीयर 1 के। तो उससे अच्छे से अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं और अपनी जो लेवल है एग्जाम अपने प्रिपरेशन का वो धीरे धीरे बढ़ाते रहें, ठीक है। इंप्रूवमेंट जरूरी है, ठीक है, जितना ज्यादा आप इंप्रूव करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर तैयारी करे जा रहे हैं 4 साल से 5 साल से, कब तक तैयारी करेंगे, सिलेक्शन नहीं पहुंच रहा, सिलेक्शन तक नहीं पहुंचेंगे। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार अगर आपको लगने लग जाए ना कि आपकी इंप्रूवमेंट अब बंद हो गई है, ठीक है, 4 साल से आप पेपर दे रहे हैं, हर साल वही रिजल्ट आ रहा है, आप इंप्रूव नहीं कर रहे, पिछले साल भी 120 नंबर आ रहे थे, अब भी 120 नंबर आ रहे हैं, तो ये वो टाइम होता है जब आपकी सिलेक्शन आप सही या तो डायरेक्शन में नहीं है, सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर रहे, या फिर अब आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते, तो आपको आगे मूव ऑन करना चाहिए। तो अपनी तैयारी यहाँ पे अच्छे से करो, अपने लेवल को अप करते रहो, ठीक है। यू नीड टू स्कोर बेटर एंड बेटर, मतलब हर साल अगर आप पिछले साल आपने 120 स्कोर किया था तो टारगेट ये होना चाहिए कि यार इस साल 150 करके जाऊंगा, यार इस साल जॉब लेके जाऊंगा, ठीक है, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। टेलीग्राम चैनल पे सारी वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी, तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। सीजीएल 2020 टीयर 1 के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं मैथ्स के, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे तो मिल जाएंगे अगर आपको जरूरत है उनकी। बाकी सीजीएल की तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी है। बाकी एग्जाम्स की भी जो कंपाइल्ड पीडीएफ है, मॉक टेस्ट फॉर्म में पीडीएफ है, वो आप दे ही सकते हैं। बाकी चैप्टर वाइज पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो एप्लीकेशन से आपको मिल जाएगी इन सभी एग्जाम्स की, ठीक है। और कंप्लीट मैथ्स का कोर्स, ठीक है, अगर आप आगे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीजीएल टीयर 2 के हिसाब से कुछ प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर CHSL में भी 2 महीने बचे हैं, उसमें भी काफी चीजें आप सीख सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, या MTS की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन गो विद दिस कोर्स इफ यू नीड हेल्प इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम सारी चीजें पढ़ते हैं, तो इट में हेल्प यू अलॉट इन योर प्रिपरेशन। और इसके साथ आपकी ये जो पीडीएफ्स होती हैं चैप्टर वाइज ये अवेलेबल होती हैं मैथ्स के कोर्स के साथ, वो सारी पीडीएफ्स भी फ्री हैं, ठीक है। सो सी यू, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।